नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार झा अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर, जिसे मैं इंडिया पॉलिटिक्स 2 भी कहता हूँ। इंडिया पॉलिटिक्स करके मेरा एक शॉर्टर वर्जन भी है, उसे आप अगर देखेंगे तो मैं बहुत ही बेहतर महसूस करूँगा। आज का मेरा विषय मोदी जी का विदेश दौरा और भारत में घटती पॉलिटिक्स के बीच अपोजिशन पॉलिटिक्स के में किस तरह की चीज़ें इमर्ज कर रही हैं, उन्हें दोनों को देखते हुए बातों को समझने का। जब पटना में 23 जून को अपोजिशन पार्टियां मिली, खास करके उसके मिलने की संभावना अगर सच पूछा जाए तो थी नहीं कि सारे के सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो नॉर्दर्न पार्ट के हैं, भारत के नॉर्दर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं, वहाँ के लोग आएंगे और जुट जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये उम्मीद बहुत कम लोगों ने किया होगा। सबसे बड़ी बात थी कि वो आए ही नहीं, उसके सभी बड़े, उसके कर्ता धर्ता, उसके फाउंडर्स या जो फाउंडर ना भी हों लेकिन जिनके हाथ में कमान है, वे सब आए। कांग्रेस, इस पर मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं उन बातों पे, उन नामों को की चर्चा करके अपना समय जाया नहीं करूँगा। यहाँ ये एक बड़ी घटना थी इस बीच में, जब अपोजिशन पार्टी पटना के अपने बैठक में मिली। वहाँ एक दूसरी घटना जो घटी कि ऐसा लगा कि आज कुछ सचमुच तय हो ही जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। वहाँ भी आपस में इनके जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सामने नज़र आ गए। कांग्रेस और केजरीवाल जी की पार्टी आप के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो साफ दिख रही थी। ममता जी और कांग्रेस के कन्फ्लिक्ट भी दिख रहे थे। अगर आप फौरी तौर पर देखें तो चूँकि कुछ एक्सपेक्टेशंस ममता जी ने भी रखे थे, उसको रीड किया जा सकता है कुछ इस तरह से कि वो कंट्राडिक्शन वहाँ दिख रहे थे। कुछ और भी चीज़ें उठ रही थी। अब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की भी बातें हो रही थी, उसमें शरद पवार जी खुद मौजूद थे, वो भी चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए, परंतु चूंकि बात ऐसा कुछ हुआ नहीं इस तरह का जिससे कि उसी दिन उसी वक्त कुछ फाइनल हो जाता, तो हम लोग उसे देखने की कोशिश करते, वो हुआ नहीं। वो अब अगले बैठक में जो इन लोगों ने तय किया है कि जुलाई में शिमला में होगा, उसमें ये लोग करेंगे। अब यहाँ एक बात ये देखा गया कि सदर्न पार्ट जो है अपने देश का है, वहाँ के सारे पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ शामिल नहीं थे। तमिलनाडु से M.K. स्टालिन जी जरूर आए, पर M.K. स्टालिन जी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। लैंग्वेज का कुछ इशू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जिससे वो शायद समझ पाने में थोड़ी उनकी जो भी असमर्थता होगी उस वजह से, या जो भी होगा, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे। और मुझे लगता है कि एक आने के बावजूद उनकी उपस्थिति बहुत कुछ वहाँ दिखला नहीं पाई। जो लोग नहीं आए वो तो नहीं आए, लेकिन वो उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या जो प्लैंक है, जिस बात पर अपोजिशन पार्टियां मोदी जी के खिलाफ खड़ी होना चाहती हैं और मोदी जी को हराना चाहती हैं, वो समझने वाली बात है। उनका मानना है कि अपोजिशन पार्टी कि मोदी जी भारत के लिए एक तरह से मतलब उन्हें अब रहना, बिल्कुल ही उन्हें हटाया जाना आवश्यक है, क्योंकि उसकी वजह से भारत पिछड़ रहा है। माना यही जा सकता है उनके जो अपने जो अनुभव हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भाजपा के सत्ता में रहने से, मोदी जी के सत्ता में रहने से देश में सेकुलरिज्म खतरे में, देश में काफ़ी कुछ बेरोजगारी बढ़ गई है, प्राइस एस्केलेशन बहुत कुछ हुआ है। अब ये 3 मुद्दा उनका मेन प्लैंक है जिस पर वो मोदी जी को चैलेंज करना चाहते हैं और मोदी जी को चैलेंज करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और इसका एक मूल आधार उनकी समझ से ये है कि मोदी जी को या भाजपा को 50% से ज़्यादा का सपोर्ट बेस नहीं है, तो मोदी जी को हराया जा सकता है। क्योंकि रेस्ट ऑफ द वोट्स जो हैं वो तो निश्चित तौर पर भाजपा और एनडीए के खिलाफ हैं, तो हम तो उन्हें हरा ही सकते हैं। ये उनका एक सिंपल एनालिसिस है। अब इस विषय पर मैं अपने किसी डिस्कशन में, डिबेट, अपने आकलन में आपसे बात करूंगा कि ये कितना वैलिड है ये आर्गुमेंट। इस पर मैं अभी तत्काल बात नहीं करूंगा, लेकिन उनका एक मेजर प्लान यही है कि उन्हें हराया जा सकता है। और ये जो 2-3 वजह है, ये उस देश के लिए वो घातक हो रहा है। अब अभी जो हम लोगों ने देखा है कि अब उन लोगों ने एक
डेमोक्रेटिक क्या अलायंस उन लोगों ने भी बना लिया है। तो इसी तरह का अलायंस उन लोगों ने बनाया है, वो पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस का नामकरण अभी उन लोगों ने रखा है। वो पास होगा या उस पर जो एक कंप्लीट एक यूनानिमिटी होगी, वो अगली बैठक में वो जो संभवतः वो लोग करने वाले हैं, संभवतः नहीं, वो तो उन लोगों ने अनाउंस ही कर दिया है कि वहाँ शिमला में करेंगे। हो सकता है उस दिन नाम फाइनल हो जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हो। पर उन लोगों ने एक नया नामकरण भी कर दिया है, यूपीए नाम से वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। अब इसकी क्या वजह है, ये भी समझने की बात है। यूपीए नाम से सरकारें कई बार बन चुकी हैं, तो उस नाम से तो बन सकता था, क्यों नहीं बनाना चाहा। और उसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, पैट्रियोटिक एंड डेमोक्रेटिक अलायंस तो है ही है। तो ये नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी पैट्रियोटिक? क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि वो लोग पैट्रियोटिक जो इशू है उसे एम्फेसाइज करना उनके लिए आवश्यक है देश की जनता के बीच? संभवतः ये वजह रहा होगा। और यह क्यों अचानक आवश्यक हो गया, यह भी समझने की आवश्यकता है। पैट्रियोटिक, क्या उन्हें लगता है कि जनता उन्हें पैट्रियोटिक नहीं मानती है? आखिर पैट्रियोटिक नाम देने की आवश्यकता कहाँ है? नेशनल एनडीए में तो ऐसा नहीं है, पर इन लोगों ने ये नाम सोचा है। अब देखते हैं आगे ये क्या होता है। लेकिन खैर, अब इसे हम देखते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें इनर कंट्राडिक्शंस भी थे। अब इनर कंट्राडिक्शंस कहाँ थे? कांग्रेस और आपके बीच है। केजरीवाल जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया, वो तो चले गए। और ममता जी और कांग्रेस का जो इनर कंट्राडिक्शन है वो जग जाहिर है, वो सबों को पता है। और रह गई बिहार की बात, अब तो बिहार में अब देखते हैं क्या होता है। चूँकि लालू जी की जो पार्टी है राजद, वो कब तक नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना देना चाहती है, यह भी एक अपने आप का इनर कंट्राडिक्शन है, वो भी देखना है। वो हर हाल में चाहती है कि नीतीश जी दिल्ली जाएं, अब जिस रूप में जाएं, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो जाएं तो प्रधानमंत्री के रूप में जाएं, तो वो तैयारी तो चल ही रही है। अब उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो वो कंट्राडिक्शन है। और इसके अलावा भी कंट्राडिक्शंस ये भी है कि कौन किसके लिए सीटें छोड़ेगा और कहाँ छोड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। इस पर भी एक सॉल्यूशन आया है कि कुछ लोगों ने रखा है वो प्रस्ताव कि जो पार्टियां फर्स्ट और सेकंड रही हैं पिछले चुनाव में, वो सिर्फ अपने अपने राज्यों में वहाँ लड़ें, उन राज्यों में, और बाकी वो न लड़ें। तो क्या, चूँकि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ वो फर्स्ट या सेकंड रही हैं, करीब 250 से ज़्यादा सीटों पर रही हैं, तो क्या वो इतने जगह पर लड़ेंगी और ये लोग मान जाएंगे? और भी बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। और इस बीच अगर हम मोदी जी की बात देखें, मोदी जी इस बीच अमेरिका दौरे पर थे, और हमने देखा है कि मोदी जी के आगमन के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, भारत की पॉलिटिक्स पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। मोदी जी का विदेश का दौरा, और ख़ास करके अमेरिका का दौरा, वो भी स्टेट विजिट, वो भी कांग्रेस को एड्रेस करना, और कांग्रेस को इस तरह से एड्रेस करना कि सारा का सारा जो अमेरिकन प्रेस और मीडिया का ध्यान निश्चित तौर पर उस पर गया होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से दोनों पूरे एक तरह से इंथ्रेल कर दिया था, पूरा एक इंचेंटेड, जो कह सकते हैं ना, वैसे तो लोग कहते हैं कि मोदी जी को अंग्रेज़ी नहीं आती, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी अपोजिशन का चार्ज है, लेकिन वहाँ उन्होंने जो दिखलाया कि वो क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, तो सारे लोग मुरीद हो गए, हंसाते हंसाते भी, और बातों को सीधे तरीके से रखते हुए भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, और कितना माकूल जवाब दिया यह भी लोगों ने देखा। लोगों का ये भी चार्ज है अपोजिशन पार्टीज़ का कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं चूँकि वो डरते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने कैसा जवाब दिया यह भी लोगों ने देखा। और ये तो इसके अलावे वहाँ भारत को मिला क्या? भारत को इतना बड़ा डील मिला जिसका इम्पैक्ट सारी दुनिया देखेगी आने वाले समय में। जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप्स में,
और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की बातें हुई, ये सारी चीज़ें हेल्थ में, क्लाइमेट चेंज में, बहुत सारी चीज़ें, हर जगह भारत और अमेरिका ने एक दूसरे को जैसे लग रहा था कि कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत वहाँ सिर्फ लेने गया है, भारत वहाँ देने भी गया था। इस बात की भी पुष्टि हुई और सारी दुनिया इस बात को देख रही थी। इसके बाद वो इजिप्ट आ गए, और इजिप्ट में उन्हें कहा जाता है कि वो सेकुलर नहीं है, वो मुस्लिम हितों के रक्षक नहीं हैं। उसका जवाब तो उन्होंने अमेरिका में दिया ही था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर इजिप्ट में आकर के उन्होंने यह भी दिखलाया कि वो किस तरह से मस्जिद में गए, किस तरह से ऑर्डर ऑफ द नील, उन्हें जो हाईएस्ट ऑनर है इजिप्ट का, वहाँ के प्रेसिडेंट ने उन्हें दिया। इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है, वो अरब जो कंट्रीज़ है उसका वो एक प्रोमिनेंट मेंबर है, आज से नहीं, शुरू प्रारंभ से ही। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इजिप्ट, मोदी जी ने पहले से ही जब से वो आए हैं, सारे अरब के जो कंट्रीज़ हैं उससे उनके अच्छे से अच्छे ताल्लुकात हैं। करीब करीब सभी जगहों से उन्हें हाईएस्ट ऑनर मिल चुका है बाय एंड लार्ज। तो अब वो वहाँ से भी क्या लेकर के आ रहे हैं, वहाँ वो इंडिया के जो तेजस है वो वहाँ बेचेंगे। वहाँ जो नील का जो इंडस्ट्रियल जोन है स्वेज कैनाल का, वो जो उन लोगों ने बना रखा है, जो उन्होंने चीन को दिया हुआ है एक ईयर मार्क्ड एरिया, जो रसिया को दिया हुआ है, उसी तरह से वो भारत को देने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो इतना कुछ वो लेकर के आ रहे हैं, और देश की जनता ने ये देखा है, और देश की जनता देखने वाली है। और इधर अपोजिशन पार्टियां भी खड़ी हो रही हैं और काफ़ी मुस्तैदी और काफ़ी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी कर रही हैं। उसके अपने इनर कंट्राडिक्शन है, उस पर हमने आपसे चर्चा किया ही। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। आपको लगता है कि इससे एनडीए को कोई ज़बरदस्त झटका लगेगा? आपको लगता है कि अपोजिशन खेमा की सरकार इस बार निश्चित तौर पर बन ही जाएगी, क्योंकि अब वो लोग पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस भी हैं, तो यही तो सबसे बड़ा पूंजी है भाजपा का, और अब वो पूंजी तो अब इनके हाथ भी आ रही है। अब वो यही मान रहे हैं, क्योंकि नाम उन्होंने अब वैसा ही चुना है। देखते हैं, पर मुझे तो संदेह है। देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।